हेलो स्टूडेंट, आज आप हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पुस्तक के अध्याय 2 सल्तनत काल की शुरुआत अध्याय का अध्ययन करें। देखो बच्चों, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के पराजित होने के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का शासन हो गया। देखिए, ये तुर्क शासक इनका सब मिलकर एकदम विभिन्न थे भारत से। इनका खान पीन, इनका रहना सहना, इनका धर्म, शासन करने का तरीका, ये सब क्या था, भारतीय शासकों से भिन्न था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि को धारण किया करते थे। तुर्क शासकों ने दिल्ली को अपने शासन का केंद्र बनाया और 320 वर्ष तक भारत पर, या यूं कहें दिल्ली पर, इन्होंने शासन किया है। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई और उसके मृत्यु से पहले ही सारा उत्तर भारत क्या हो गया बच्चों, मोहम्मद गौरी के अधीन हो चुका था। उसने शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त किए। अब देखिए, गुलाम अधिकारी में एक गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब उसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु का बच्चों समाचार मिला तो उसने क्या किया, स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया और यह तुर्क राज्य अब क्या कहलाया, तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक हुआ इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी में इसने सत्ता संभालने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब बच्चों एक चीज बता दें, देखिए गुलाम क्या थे। गुलाम रखने की एक प्रथा थी। इंसान ही गुलाम रखते थे। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच दिया जाता था और सुल्तान उनको क्या कहते थे, उनको गुलाम कहा करते थे। तो देखो, ऐसा ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, आगे आता है सल्तनत काल में या सल्तनत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई। तो देखिए, सल्तनत के सामने चुनौतियां आई है। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, वो तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। वो जाति में श्रेष्ठ या ऊंचे होते थे। सल्तनत काल में ऊंचा स्थान पाने की होड़ लगी रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता, शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से सुल्तान बन सकता था। तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना संभव था। किनके लिए? गुलाम वंश के या सल्तनत काल के शुरू के शासकों के लिए। उन्हें हमेशा भय बना रहता था, ये अमीर मिलकर क्या ना कर दें, कभी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर दें। अधिकांश समय क्या होता था, उनका षड्यंत्र से बचने के लिए बीतता था। सुल्तान को उन अमीर सरदारों से संतुलन बनाए रखना पड़ता था, उनको खुश रखना पड़ता था। अब देखिए, सुल्तान इस्लाम धर्म अवलंबी थे, धर्म को सर्वोपरि मानने वाले थे। वो बाहरी देशों से आए थे। भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों और उलेमा वर्ग को खुश रखने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से सतर्क रहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तानी जनता सल्तनत के विरुद्ध या अमीर सल्तनत के विरुद्ध क्या ना करते हैं, विद्रोह
ना कर दें जो है। देखिए, सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र और राज्य विस्तार, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए मजबूत संगठन बनाया। इनमें प्रारंभिक तुर्क में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश ये प्रमुख वंश रहे हैं। किसके अंदर? सल्तनत काल के अंदर। अब देखिए, प्रारंभिक तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। उसके पश्चात उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों रुपए दान किया करता था। और देखिए, कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में बीता। और ये बच्चों, कुतुब मीनार देख रहे हो ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का दिल्ली के अंदर से उसका निर्माण कराना प्रारंभ कराया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में काफी रुचि थी। अब देखिए, उसी के साथ साथ अजमेर में ये 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव को डाली। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत पर अमीरों ने 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश नाम के गुलाम को एक गद्दी पर बैठाया। किन्होंने? अमीरों ने। और उसी को भारत में वास्तविक तुर्क साम्राज्य की स्थापना का अधिकारी या संस्थापक माना जाता है। देखिए, बैठने के बाद इल्तुतमिश को क्या करना पड़ा? आंतरिक समस्याओं से, अपने अंदर की समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलेगानी का निर्माण किया। अब उसने एक शासन व्यवस्था बनाई बच्चों। देखिए, केंद्रीय शासन, कई इक्ता कहते हैं प्रांत, जैसे हमारा देश बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ है। फिर प्रांत को या इक्ता को इक्ताओं में बांट दिया गया, इनको जो है परगनों में, और परगनों को गांवों में बांट दिया गया। देखिए, केंद्रीय शासन का जिम्मेवार होता था सुल्तान। इक्ते या प्रांत का मालिक होता था इक्तेदार। फिर परगने का मालिक होता था परगनाधिकारी। और फिर गांव का अधिकारी होता था पटवारी या मुखिया, या उसमें अधिकारी होता था कौन का? चौकीदार। अब देखिए, शासन व्यवस्था क्या थी। देखिए, इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। और उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता अवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय स्थानीय शासन में जोड़ने की नींव को उसने डाल दिया। अब देखिए, सुल्तान ने अपनी सल्तनत को पीछे बताया, कई उसमें प्रांतों में बांटा। प्रांतों के मालिक को इक्तादार कहा गया। और देखिए, इक्तादार ये क्या करते बच्चों? ये अपनी सेना रखते, प्रशासन चलाते, अधिकारी होते थे ये प्रशासनिक। इक्तादार इन सहायता, राज्य की सहायता करने के लिए क्या करते थे? अपनी सेना रखते, अपने क्षेत्रों से कर वसूल करते, अपने इक्ते से इकट्ठा किए गए कर से अपने अधिकारियों सैनिकों का खर्च चलाते। इस खर्चे के उपरांत जो बच जाता था उसे इक्तेदार या सुल्तान को भेज देते थे। अब देखिए बच्चों, इल्तुतमिश ने मुद्रा चलाई, चांदी का टका, तांबे का जीतल। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बच्चों, इस पाठ का आगामी जो अध्ययन अगली वीडियो में आप देखें।